गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में आर्टिकल 28 तक मैंने आपको धार्मिक जो मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान द्वारा, वो मैंने आपको स्पष्ट करा दिए थे और मौलिक अधिकारों के बारे में आप बेसिक लगभग सारी चीज़ें जान चुके हैं। तो मौलिक अधिकारों में जो हमारे पास एक अन्य मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका मतलब जो इसमें आर्टिकल 29 और 30 आता है, आर्टिकल 29 और 30 के तहत हम यहाँ समझेंगे इनमें क्या चीजें हैं। ठीक है, आर्टिकल 29 क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों के संरक्षण को देखते हुए उन्हें उनकी बोली, भाषा, लिपि एवं संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। ये जो यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं इसका मतलब यहाँ है कि उन्हें अपनी बोली, अर्थात कह सकते हैं आप जो उनकी बोली है या जो उनकी बोलने की शैली है, उन्हें उसे संरक्षित रखने का अधिकार है। इसका अर्थ यहाँ ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई हिंदी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, तो उन्हें अलग अलग अपनी भाषाओं को संरक्षण देने का अधिकार है और वो उसी लिपि को भी संरक्षण दे सकते हैं जिस लिपि का वो पालन करते हों। चाहे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई संस्कृति है और उस संस्कृति के तहत मान लीजिए तिलक लगाना, या मान लीजिए संस्कृति है कि त्योहार मनाना, दिवाली, दशहरा, इस तरीके के अलग अलग अन्य त्योहार मनाना, तो इस संस्कृति का अधिकार है। मान लीजिए लिबास करते वक्त किसी को आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में हमारे एक जो पोशाक का स्तर है वो पोशाक अलग तरीके की है। अगर नॉर्मली आपसे कहा जाए कि पश्चिमी अगर हम पोशाकों की बात करें, पहनावे की बात करें, राजस्थानी पहनावे की, पंजाब, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति है, वहाँ अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग रीति रिवाज परंपराएं हैं। तो सबको अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति को संरक्षण दें, वो अपनी लिपि को संरक्षण दें, वो अपनी भाषा को संरक्षण दें। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 29 जो है आर्टिकल 29 से अधिकार देता है। इसी के तहत दो चीजें हैं कि किसी भी शिक्षण संस्थान जैसी संस्थाओं में या किसी भी ऐसे सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थानों में जगह कभी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर प्रवेश आदि से वर्जित नहीं किया जाएगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। मान लीजिए कि इसमें केस भी आया था, दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम आदिवासी समुदाय, तो उसमें वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में एक आदिवासी छात्र के पढ़ने से संबंधित मुद्दा था। तो वहाँ स्पष्ट किया गया कि इस आर्टिकल के तहत किसी भी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव करके प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि शिक्षा संस्थानों को अपनी मर्जी से कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, अच्छा बच्चों पिछले वर्ड में भी मैंने संविधान उसमें अनुच्छेद में भी अल्पसंख्यक वर्ड यूज किया। आपके जहन में एक प्रश्न आया होगा, अल्पसंख्यक कौन है? संविधान में क्या अल्पसंख्यक वर्ड का वर्णन है? तो मैं आपको यही स्पष्ट कर दूं, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का वर्णन नहीं है कहीं भी, परंतु अल्पसंख्यक के रूप में माना जा सकता है जो संख्या में कम है। अल्पसंख्यक का अर्थ है कि अगर मान लीजिए हम बात करें हिंदू धर्म की, तो विश्व के अन्य धर्मों की तुलना में हो सकता है हिंदू संख्या में कम है भारत में, तो दुनिया की तुलना में भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो सकते हैं। अगर हम बात करें मान लीजिए इस्लाम की, मुस्लिम धर्म की, तो भारत में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम संख्या कम है, तो हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम अल्पसंख्यक कहलाएंगे। अगर हम मुस्लिम समुदाय की तुलना सिख समुदाय से करें तो सिख समुदाय के लोग मुस्लिमों की तुलना में अल्पसंख्यक हैं, वो संख्या में अल्प हैं। और अगर वहीं में बात कर लूं कि भाई मान लीजिए ईसाई धर्म है, तो भारत में वो इन सभी धर्मों में अल्पसंख्यक है। उसके बाद हम पारसी धर्म ले लें, जैन धर्म ले लें, उनकी संख्या इनसे भी कम है, तो वो मुस्लिम, सिख, हिंदू इन सब की तुलना में वो अल्पसंख्यक हो गए। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई इस्लाम धर्म का व्यक्ति है, वो अपनी मर्जी का शिक्षण संस्था, मदरसा बनाना चाहता है, मदरसा के स्थापित करना चाहता है, शिक्षा देना चाहता है, तो ये संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 30 ने दिया है कि अगर कोई हिंदू धर्म वाला व्यक्ति है और वो गुरुकुल की स्थापना करके हिंदू वेद पुराण आदि की शिक्षा देना चाहता है तो वह दे सकता है, उसका संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए मनाही नहीं है। ऐसी कोई इस्लाम को फॉलो करने वाले व्यक्ति मदरसा स्थापित कर सकता है, ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति कोई चर्च या आदि अन्य संस्थानों के माध्यम से अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है।
और उन पर जो प्रशासन होगा वो उन्हीं के द्वारा होगा। ऐसा नहीं कि गुरुकुल के अंदर जो नियम कानून है वो सरकार निर्धारित कर दे या फिर उनमें बाउंडेशन लगे, नहीं, वो अल्पसंख्यक वर्ग ही वहां निर्धारित करेगा और वो अपने अनुसार कार्य करेगा। ठीक। दूसरा आर्टिकल 31 आता है संपत्ति का अधिकार। तो इसमें मैं क्रॉस का निशान लगाऊंगा क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, परंतु अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अर्थात आप संपत्ति का अधिकार रखते हैं परंतु वो आप कानूनी रूप से रखते हैं। कानूनी रूप से हर व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक है परंतु मौलिक अधिकार नहीं है। आप कहेंगे मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार में क्या अंतर हो गया? तो यहां मैं आपको स्पष्ट करूंगा अभी अगले पॉइंट में। तो आपको याद रखना संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, यह मौलिक अधिकार नहीं है, आगे लिखा है, एवं ये केवल अब वर्तमान में हमारा कानूनी अधिकार है। और कानूनी अधिकार के तहत इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया है। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा बिल्कुल। ठीक। तो आर्टिकल 31 मौलिक अधिकार नहीं है। अर्थात आप जब अपने नोट्स या बुक को आगे दी के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको वहां स्पष्ट मिलेगा भी कि निरसित शब्द लिखा हुआ। तो निरसित का मतलब है हटाया गया। अगला है आर्टिकल 32। बच्चों, इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा। इस आत्मा शब्द से मैं यहां क्या समझ रहा हूं? दो चीजें हैं कि भीमराव अंबेडकर ने इसी अनुच्छेद को आत्मा क्यों कहा, स्पष्ट करिए। तो आपको याद रखना है आत्मा से अर्थ क्या है। यहां आत्मा से तात्पर्य है कि देखिए दो चीजें हैं। मैंने आपको अभी तक हर उसमें यह बताया कि नॉर्मली अगर मान लीजिए आपका कोई मौलिक अधिकार प्रभावित होता है तो आप करेंगे क्या? उपचार है क्या कहीं? नहीं है ना। तो उपचार का मतलब क्या है कि यहां अर्थ एक अगर निकाला जाए कि अगर मान लीजिए आर्टिकल 31 का, आर्टिकल 29 का या आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 किसी भी अनुच्छेद का अगर हनन होता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप पुलिस के पास जाएंगे, आप प्रशासन की मदद लेंगे। कहीं कोई वर्णन आया? अभी नहीं आया। आप प्रारंभ से पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियोस में आप देख चुके हैं। ये पहला अनुच्छेद जो कहता है कि अगर संवैधानिक जो अधिकार दिए गए हैं, अगर उन अधिकारों को कोई चोट पहुंचाई जाती है तो उसका उपचार होगा। उस चोट को भरने का या उस चोट को उपचार के रूप में आर्टिकल 32 में वर्णित किया गया है। ये कहता है कि आप अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अगर आपका मौलिक अधिकार लागू नहीं हुआ या मौलिक अधिकार मान लीजिए प्रभावित होता है तो ऐसे में आप मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की मांग कर सकते हैं न्यायालय से। इसीलिए न्यायालय को सर्वोपरि भी माना है कि न्यायालय वहां संरक्षण देगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी आपको संरक्षण देता है आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट भी आर्टिकल 226 में संरक्षण देता है। मौलिक अधिकार, इसीलिए मौलिक अधिकारों की आत्मा इस अनुच्छेदों को कहा गया कि अगर इस अनुच्छेद अकेले को समाप्त करा दिया जाए आर्टिकल 32 को, तो कोई और अनुच्छेद ये ताकत नहीं देता कि आप न्यायालय जा सकते हैं। ये अकेला अनुच्छेद ये स्पष्ट करता है कि आप न्यायालय जा सकते हैं। आपात स्थिति में मौलिक अधिकार मान लीजिए 19 है, बोलने का अधिकार, किसी कारणवश मान लीजिए बोलने का अधिकार आपसे छीन के जबरन आपको वो किया जाए, तो अगर जब तक कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, मान लीजिए देश की संप्रभुता या अखंडता से संबंधित कोई विवाद नहीं है, तो आपको बोलने का अधिकार है, आप अपने विचारों को प्रकट करें। अगर मान लीजिए नहीं बोलने का अधिकार दिया जा रहा आपको, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट इसीलिए तो आर्टिकल 32 के तहत भी जा सकते हो, आर्टिकल 226 के तहत भी जा सकते हो, क्योंकि जो भी काम करना है करना संविधान के अनुसार है, क्योंकि देश में सर्वोपरि क्या है? संविधान। ऐसी मान लीजिए आर्टिकल 21 से जीने का अधिकार है, भाई आपको दबाव में रखा जाए, जैसे सुसाइड करने के लिए उकसाया जाए, ऐसा कुछ, तो भाई वो मौलिक अधिकार का हनन है ना। तो उस मौलिक अधिकार के हनन की दृष्टि से आप संवैधानिक उपचारों के आर्टिकल 32 को प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। ठीक। जब आप न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय 5 प्रकार से सहायता करता है और 5 प्रकार के अभिलेख जारी करता है, जिन्हें रिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिट। अर्थात इन 5 तरीके से न्यायालय प्रत्येक नागरिक को भारत के संरक्षण देता है। संरक्षण कैसा देता है? देखिए, जैसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया हो
अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए बंदी बना लिया गया, उसके बाद उस पर कोई सुनवाई ना हो, कोई जांच ना हो, बंदी बना रहे, तो ऐसे तो फिर यहाँ अगर मान लीजिए पुलिस थाना भी है या किसी निजी व्यक्ति ने बना रखा है, तो ऐसे तो बंदी बनाना किसी व्यक्ति को अपराध है एक तरीके से। परंतु उस व्यक्ति को अगर मान लीजिए प्रस्तुत नहीं किया जा रहा, तो न्यायालय अभिलेख जारी करेगा, एक ऑर्डर जारी करेगा, और न्यायालय तुरंत पूछेगा कि भाई बंदी बनाया गया व्यक्ति है कहाँ, उसे प्रस्तुत किया जाए। हम आदेश देते हैं, न्यायालय आदेश देगा कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। या मान लीजिए वो कोई व्यक्ति किडनैप हो जाता है, कोई व्यक्ति मान लीजिए कहीं किसी आपात स्थिति में गायब हो जाता है, तो इसके तहत पुलिस को ऑर्डर दे सकता है न्यायालय कि भाई आप उसे प्रस्तुत करिए। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, इसी के तहत ये भी आता है कि न्यायालय जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे तक तो पुलिस कार्रवाई के तहत पुलिस उसे रख सकती है, परंतु उसके बाद 24 घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर ही अंदर जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके पास पेश करना पड़ता है। मैंने आपको पीछे समझाया था। ठीक है, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अगर ऐसा प्रस्तुत नहीं भी करती है तो कोर्ट इस तरीके से रिट जारी करके प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है। परमादेश का मतलब होता है कोर्ट आदेश दे सकता है। अगर मान लीजिए कोई पदाधिकारी है और अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा, तो कोर्ट आदेश दे देगा और ये रिट जारी कर देगा परमादेश कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मान लीजिए कोई पुलिस कार्रवाई के लिए आप FIR के लिए आवेदन करते नहीं होती, कोर्ट आदेश दे सकता है, होता भी आप अखबारों में पढ़ते होंगे। या मान लीजिए कोई निजी या सरकारी कंपनी है, कोई वो है, तो निजी हस्तक्षेप को अगर ना माने तो यहाँ कोर्ट आदेश करेगा, और आदेश करेगा उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिशत मतलब कि मान लीजिए अगर कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा है, तो कोई ऊपरी न्यायालय मान लीजिए उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय को रोक सकता है कि आप अपनी मर्यादा में बाहर जाकर काम ना करें। आपकी जो लिमिट्स हैं कि भाई कोई जिला स्तर का न्यायालय है और मान लीजिए कोई बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल किसी मल्टीनेशनल कंपनी का मुकदमा है, तो मान लीजिए वो मुकदमा राष्ट्रीय स्तर का है, तो फिर वो हाई कोर्ट से भी ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जैसे मैगी का विवाद पीछे आया था, तो उसे कोई जिला स्तर का न्यायालय नहीं सुनेगा। तो यहाँ न्यायालय ऐसा आदेश जारी करके प्रतिषेध की रिट जारी करके उसे रोक भी सकता है। मैंने रेड पेन से अर्थ लिखे हैं। जो प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा, परीक्षा में डिट्टो प्रश्न में ये पूछेगा, इन रिटों के नाम लिख देगा और इससे वो संबंधित प्रश्न बना देगा। अगली रिट है उत्प्रेषण। अगली रिट का नाम क्या है? उत्प्रेषण। इस रिट का अर्थ ये है कि सामान्य स्थिति में कि किसी भी निचले न्यायालय से अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाती है, क्योंकि ये जब जारी होती है सुनवाई के दौरान, जब किसी निचले न्यायालय में फैसला दिया जा रहा हो, सुनवाई चल रही हो, परंतु मान लीजिए किसी निचले न्यायालय ने गलती कर दी या निचले न्यायालय को फैसला दे दिया, तो सूचना देना। तो ऊपरी न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से, कोई हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट का जब भी मैं अधीनस्थ बच्चों वर्ड बोलूंगा तो जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट, उस जिला न्यायालय से राज्य का उच्च न्यायालय वह मुकदमा मंगा सकता है अपने पास, तो वो ट्रांसफर करने के लिए कह सकता है, हस्तांतरित करने के लिए कह सकता है, या जो भी उसमें सुनवाई चल रही है उसकी सूचना दीजिए, उसके लिए आदेश जारी कर सकता है। तो इस रिट का मतलब होता है उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है बच्चों, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई पद अवैध रूप से धारण कर रखा है, या आपको लगता है कि मान लीजिए वो व्यक्ति उसके लिए योग्य नहीं था, या उसके लिए जो अर्हताएं थी न्यूनतम उन्हें पूरा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को ये संज्ञान अगर मिलता है तो कोर्ट इस रिट के माध्यम से किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, जिसने अपनी योग्यता पूरी ना होने पर, अर्हताएं या पूरी ना करने पर अवैध रूप से पद धारण कर रखा हो, तो तुरंत उसे कोर्ट पद से हटाने का आदेश जारी कर सकता है। और कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं हो सकती। कोर्ट के आदेश की अवहेलना में वहां उम्र कैद जैसी सजाओं के प्रावधान, अर्थदंड के प्रावधान है, तो कोर्ट आदेश देकर तुरंत उस पद को रिक्त करा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 आपको याद हो गया कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे किसने भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर ने कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था, याद रखना है। तो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा था। आर्टिकल 33 क्या है? आर्टिकल 33 कहता है सशस्त्र बलों या पुलिस बल या सैन्य या खुफिया एजेंसियां, यह अलग अपवाद है कि भाई एक बार अगर कोई सेना में भर्ती हो गया, पुलिस में भर्ती हो गया, खुफिया एजेंसी में भर्ती हो गया, तो फिर विशेष परिस्थिति में उसके मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। नीचे वर्ड मैंने लिखा है, क्या हो सकते हैं? उसके अधिकार निलंबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि आप सशस्त्र बल सेना में शामिल होने के बाद आप युद्ध में लड़ने से मना कर दें। आप कहें आर्टिकल 21 से मुझे जीने का अधिकार है, भाई जीने का अधिकार है, बट आप सेना में शामिल हैं तो आपको वहां पहले देश का फर्ज निभाना होगा।
तो आपको वहां मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस बल में आप शामिल हो, इस समय कोरोना की स्थिति और आप कहें मुझे छुट्टी पे जाना है, तो आपका मौलिक अधिकार वहां निलंबित हो जाता है कि आप ऐसी स्थिति में। तो आर्टिकल 33 कहता है कि सशस्त्र बल, पुलिस बल, सैन्य, खुफिया एजेंसी है, कोई मना कर दे कि खुफिया एजेंसी में इस समय काम नहीं कर रहा हूं भाई, स्थिति गंभीर नहीं, अगर वो काम राष्ट्रहित में है तो वो काम करना होगा। इसलिए आर्टिकल 33 कहता है कि इन सब के मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 34 भी स्पष्ट करता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है जो देश की संप्रभुता, अखंडता, इंटीग्रिटी से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में नागरिकों के भी मौलिक अधिकार खत्म हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई विवाद है दो देशों के बीच में और उसे देश के प्रतिनिधि निपटाना चाहते हैं, परंतु कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ में कोई वीडियो या ऑडियो माध्यम से उसे युद्ध जैसी परिस्थिति के लिए उकसा दे, तो ऐसा नागरिक नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में आपातकाल जैसी स्थितियां लग जाएं तो नागरिकों के मौलिक अधिकार भी निलंबित हो सकते हैं। ये नहीं है कि नागरिक के पास अधिकार है तो भाई कोरोना जैसी खतरनाक स्थिति भी चल रही है तो आप सड़कों पे घूमेंगे, क्योंकि भाई आपको तो जीने का अधिकार है, गरिमामय जीवन, तो आप सड़क पे घूम रहे हैं। नहीं, आपके अधिकारों पे भी निलंबन लग सकता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 34 में है स्पष्ट रूप से। ठीक है बच्चों, 35 और 35 से जम्मू कश्मीर से संबंधित है, उसे फिर मैं डिस्कस करूंगा ही आगे जब आर्टिकल 370 डिस्कस करूंगा। तो आप याद रखिएगा कि इसमें लगभग आपका पोर्शन मौलिक अधिकार वाला पूरा हो गया। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, और जो भी चीजें आपको क्लियर ना हो रही, बाकी आपके पास जो नोट्स वगैरह हैं, बुक है, उससे इन चीजों को पढ़ें तो आपको याद भी हो जाएगा आसानी से। ये मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी हो गया होगा। पहला अधिकार क्या था, मैंने 14 से 18 तक बताया था, वहां आपको समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। फिर वहां आपको स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आपको मौलिक अधिकार याद रखने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। अब मैं अगली वीडियो में आपको नीति निर्देशक तत्व दे दूंगा एक बार में, तो आपका लगभग महत्वपूर्ण पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हों और आप चाह रहे हो कि कंटिन्यू किया जाए इन क्लासों को, तो आप चैनल जो नालंदा IAS के नाम से चैनल है, इसे लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, जिससे कि नेटवर्क थोड़ा बड़ा हो तो फिर उत्साह भी बढ़े काम करने का। चलिए बच्चों, थैंक यू।